सुबह के समय जब सूरज की किरणें धरती पर उतर रही थी, एक बूढ़ी भिक्षुक औरत एक महल के सामने खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। तभी महल का दरवाजा खुला और एक सेवक जोर से बोला, 100 हो गए, अब कोई नहीं। लेकिन बूढ़ी औरत वही खड़ी रही, जैसे उसे यकीन हो कि कोई जरूर आएगा जो उसकी झोली भर देगा। उसी पल महल की ऊंचाई से एक आदमी नीचे उतरा। सफेद कपड़े, चमकदार आंखें और चेहरे पर शांति। यही था बसंत नगर का राजा हर्षवर्धन। ये कोई साधारण राजा नहीं था। कहते हैं वो इतना बड़ा दानी था कि अपने भोजन से पहले 100 याचकों को दान देता था। जब तक 100 भूखों की झोली न भर जाए, तब तक वो खुद एक निवाला भी नहीं खाता था। राजा की ये आदत अब केवल बसंत नगर तक सीमित नहीं रही थी। उसकी दानवीरता की चर्चा आसपास के कई राज्यों में फैल चुकी थी। लोग उसे धरती का देवता कहने लगे थे। और वही पड़ोसी राज्य की राजकुमारी चंद्रप्रभा, जो कभी इस राजा से मिली भी नहीं थी, बस उसके बारे में सुनकर ही उसके गुणों पर मोहित हो गई थी। वो न केवल उससे प्रभावित थी, बल्कि मन ही मन उसे चाहने भी लगी थी। वो चाहती थी कि उसका जीवन साथी वही बने। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि चंद्रप्रभा के पिता राजा विलोचन हर्षवर्धन के खानदानी दुश्मन थे। दोनों राज्यों के बीच पुरानी रंजिश थी। तलवारें कई बार खींच चुकी थी और दोनों राजाओं के बीच इतनी कड़वाहट थी कि दोनों की प्रजाएं तक एक दूसरे के राज्यों में कदम नहीं रखती थी। लेकिन कुछ चूड़ी बेचने वाली स्त्रियों को एक दूसरे के राज्य में आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी। एक ऐसी ही चूड़ी बेचने वाली औरत से राजकुमारी को राजा हर्षवर्धन के बारे में पता चला था कि राजा हर्षवर्धन एक बहुत ही धर्मात्मा राजा है। वो रोज 100 याचकों को दान किए बगैर भोजन नहीं करता। अब तो राजकुमारी किसी भी तरह राजा हर्षवर्धन से विवाह करना चाहती थी, परंतु अपने मन की बात वो अपने माता पिता से नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर गलती से भी मेरे मुंह से हर्षवर्धन के साथ प्रेम की बात निकल गई, तो फिर मैं कभी भी राजा हर्षवर्धन से विवाह नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पिता उसी समय मेरा विवाह किसी दूसरे राज्य के राजकुमार से करवा देंगे और मुझे उसके पल्ले बांध देंगे, जबकि मैं तो राजा हर्षवर्धन को पाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में वही बसा है। राजकुमारी ने अब यह फैसला कर लिया था कि मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। अगर मैं हाथ पर हाथ रखे अपने ही भाग्य के भरोसे पर बैठी रही, तो फिर मुझे जीवन भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि सामर्थ्यवान व्यक्ति अगर सही मौके को खो देता है तो ये उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। राजकुमारी ने दूसरे ही दिन एक साधारण सी दिखने वाली स्त्री का रूप बनाया और पहुंच गई राजा हर्षवर्धन के पास दान मांगने के लिए। उस समय लगभग सभी याचक जा चुके थे, बस अब राजकुमारी अकेली ही बच गई थी। राजा ने उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा, ये लो, तुम भी 100 स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ। याचक बनी हुई राजकुमारी ने कहा, नहीं महाराज, भला मैं इन स्वर्ण मुद्राओं का क्या करूंगी? आप तो मुझे मेरी पसंद की चीज दान में दे दीजिए। राजा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे अपनी इच्छा से ही बता दो कि तुम्हें दान में क्या चाहिए। बताओ, तुम्हें इन स्वर्ण मुद्राओं के बदले में मैं क्या दे दूं? राजकुमारी बोली, महाराज, आप पहले मुझे वचन दीजिए कि मैं जो भी आपसे मांगूंगी आप मुझे वो देंगे। राजा ने कहा, इसमें वचन देने जैसी कौन सी बात है? मैं रोज 100 से ज्यादा याचकों को मनचाहा दान देता हूं। मैंने कभी किसी को इनकार नहीं किया। तुम कैसी याचक हो जो मुझ पर शक कर रही हो? चलो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। राजकुमारी बोली, महाराज, आप खुद को ही मुझे दान में दे दीजिए। राजकुमारी की ये बात सुनकर राजा कहने लगा, ये क्या बकवास करती हो? तुम होश में तो हो? राजकुमारी बोली, महाराज, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि सोच समझकर मुझे वचन दीजिएगा। मुझे तो जो भी पसंद आया मैंने आपसे वही मांगा। आपको मुझे दान नहीं देना तो मत दीजिए, परंतु आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं?
ये तो मेरी ही गलती थी जो मैं आपसे याचना करने के लिए आ गई। अगर मुझे मालूम होता कि आप सिर्फ दिखावा करने के लिए ही दान करते हैं तो मैं यहां पर कभी नहीं आती। राजकुमारी आगे कहने लगी, ना जाने इस दुनिया में कैसे कैसे पाखंडी भरे पड़े हैं। ये कहते हुए राजकुमारी वहां से जाने लगी। राजा ने कहा, ठहरो, तुम कौन हो? तुम कोई साधारण स्त्री तो नहीं हो, क्योंकि कोई साधारण स्त्री राजा को नहीं मांग सकती। चलो, मैं तुम्हें खुद को समर्पण करता हूं, लेकिन मुझे ये जानने की इच्छा है कि तुम कौन हो। क्या तुम कोई देवी या कोई देवता हो? राजकुमारी ने अपना असली परिचय देते हुए कहा, महाराज, मैं कोई देवी नहीं, बल्कि मैं आपके पड़ोस के राजा विलोचन की पुत्री चंद्रप्रभा हूं। मैं उस राज्य की राजकुमारी हूं। आप मुझे गलत मत समझिएगा। मैंने आपको धोखे से अपने पिता के लिए नहीं, बल्कि आपको तो मैंने अपने लिए मांगा है, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करती हूं और मैं आपकी रानी बनना चाहती हूं। राजा बोला, अब तो तुम मुझे मांग चुकी हो। अब तो मेरे साथ साथ मेरा ये सिंहासन भी तुम्हारे अधीन है। अब तुम्हारी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म हो गया है। राजकुमारी बोली, नहीं राजन, मुझे आपके राजपाट से कोई मतलब नहीं है। मुझे आपकी राजगद्दी नहीं चाहिए। मैं तो बस आपकी रानी बनना चाहती हूं। क्योंकि अब राजा राजकुमारी चंद्रप्रभा को वचन दे चुका था और फिर उसने अपने वचन का पालन करते हुए राजकुमारी चंद्रप्रभा से विवाह कर लिया। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने बड़ी ही चालाकी से राजा को ही मांग लिया था। चंद्रप्रभा के पिता राजा विलोचन को जब ये पता चला कि राजकुमारी तो महल में है ही नहीं, तो वो बहुत ही परेशान हुआ। राजकुमारी का पता लगाने के लिए उसने अपने सैनिकों और जासूसों को लगा दिया। सैनिकों ने जल्द ही पता कर लिया और फिर राजा विलोचन को बता दिया कि महाराज, राजकुमारी इस वक्त आपके पड़ोस के राजा हर्षवर्धन की रानी बन गई है। राजकुमारी ने तो दोनों राज्यों की दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब तो आपको खुद जाकर राजा हर्षवर्धन का स्वागत करना चाहिए। राजा विलोचन ये मान चुका था कि राजकुमारी ने ये एक बहुत ही बड़ी गलती की है, इसीलिए वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसके बाद राजा विलोचन अपने राजगुरु सत्यनंद के पास गया और उन्हें सारी घटना कह सुनाई कि गुरुदेव, मेरी बेटी ने हमारे पड़ोस के दुश्मन राजा के साथ विवाह कर लिया है। अब ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मुझे तो लगता है कि राजकुमारी ने ये एक गलत कदम उठाया है। गुरुदेव ने राजा को समझाते हुए कहा, राजन, मैं भी राजा हर्षवर्धन के बारे में काफी सुन चुका हूं। वो एक सज्जन और दानी राजा है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी ने कोई गलत कदम उठाया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बार राजा हर्षवर्धन के दरबार में जाऊंगा और उसकी परीक्षा लूंगा। अगर वो मेरी परीक्षा में बिल्कुल खरा उतरा तो तुम्हें अपने दामाद के रूप में उसे स्वीकार करना होगा। राजा ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मुझे आपकी बात मंजूर है। आप जाइए और राजा हर्षवर्धन की परीक्षा लीजिए। इसके बाद राजगुरु ने एक साधु का भेष बनाया और जा पहुंचे राजा हर्षवर्धन के महल में। उस समय राजा के दरबार में महारानी चंद्रप्रभा बैठी थी। क्योंकि चंद्रप्रभा अक्सर राजा के कहीं बाहर जाने पर राज दरबार का कार्य खुद देखती थी और उस समय भी रानी ही दरबार में मौजूद थी। तभी साधु के रूप में राजगुरु वहां पर पधारे। रानी अपने मायके के राजगुरु को पहचान ना सकी और उन्हें एक साधु समझकर उनका स्वागत किया। रानी ने साधु महाराज के आने का कारण पूछा। साधु महाराज कहने लगे, रानी, मैं एक विशेष तरह की वस्तु मांगने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। रानी बोली, साधु महाराज बताइए, आपको क्या चाहिए? मैं आपको वही चीज लाकर दूंगी जो भी आप मांगोगे। आप बिना किसी संकोच के मुझसे मांग सकते हैं। महात्मा जी बोले, रानी, अब मैं आपसे क्या मांगू? मैं तो राजा हर्षवर्धन से याचना करने के लिए आया था। राजा तो इस वक्त नहीं, तो फिर मैं तीसरे दिन आऊंगा। आप महाराज को बता दीजिएगा कि मुझे अपने महल से एक मुट्ठी अनमोल खजाने की भिक्षा दे और साथ ही राजा से ये भी कह दीजिएगा कि अगर उन्होंने मेरी मांग पूरी नहीं की तो
तो मैं राजा को एक भयानक श्राप दे डालूंगा। महात्मा जी राजा से भेंट ना हो पाने के कारण बहुत ही गुस्से में थे और फिर वो वहां से चले गए। रानी महात्मा जी की बात को सुनकर बड़ी परेशान हो चुकी थी। उसने उसी समय अपने मंत्री से पूछा, ये एक मुट्ठी अनमोल खजाना भला क्या हो सकता है? तो मंत्री ने रानी को बताया, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। मेरी जानकारी में तो हमारे महल में ऐसा कोई भी खजाना नहीं है जो एक मुट्ठी में आ जाए। मुझे तो लगता है कि महात्मा जी का इशारा कुछ और है। वो इशारा क्या है? बस यही पता लगाना है। महाराज आज शाम को लौट आएंगे। महाराज ही इस बारे में सही उत्तर दे पाएंगे। ये महात्मा लोग भी बड़े अजूबे होते हैं, साफ साफ नहीं बताते, सिर्फ पहेलियां ही बुझाते हैं। उन महात्मा जी को खुलकर मांग लेना चाहिए था कि उन्हें क्या चाहिए। शाम के समय जब राजा वापस आए तो महारानी चंद्रप्रभा ने उन्हें बताया, महाराज आपकी गैर हाजिरी में एक महात्मा जी आए थे जो एक मुट्ठी अनमोल खजाने की मांग करके गए हैं। वो 2 दिन के बाद फिर से आएंगे और अनमोल खजाने की मांग करेंगे। यदि आपने उन्हें अनमोल खजाना नहीं दिया तो वो हमें श्राप भी दे सकते हैं। ये सुनकर राजा हर्षवर्धन बड़ी ही चिंता में पड़ गया कि एक मुट्ठी खजाना भला ये हमारे दरबार में कौन सी चीज है। राजा ने अपने दरबार के कई विद्वानों को बुलाया और उनसे सलाह ली, परंतु कोई भी विद्वान इसका सही उत्तर नहीं दे पाया। एक विद्वान ने कहा, महात्मा जी की ये मांग बिल्कुल गलत है। हमारे दरबार में एक मुट्ठी में आ जाने वाला कोई भी खजाना मौजूद नहीं है। तो दूसरा विद्वान कहने लगा, महाराज मुझे तो लगता है कि महात्मा जी का इशारा आपकी बहन यानी राजकुमारी पुष्पा की तरफ था। ये सुनते ही मंत्री ने बीच में टोक दिया, आप तो बेकार की बातें करते हैं। राजकुमारी ना तो मुट्ठी में आ सकती है और ना ही वो कोई खजाना है। आप बेकार की बातों को छोड़िए और उसका सही अर्थ बताइए। अगर आप लोगों में से कोई भी विद्वान इस बात का सही उत्तर नहीं दे पाया तो आप सभी विद्वानों की छुट्टी कर दी जाएगी। राजा के दरबार में विद्वानों की आवश्यकता है, मूर्खों की नहीं। मंत्री की ये बात सुनकर सभी विद्वान घबरा गए थे, क्योंकि अभी तक तो उनके दिन बड़े ही मजे से राजा को सिर्फ कहानियां सुना कर ही कट रहे थे। मगर उस महात्मा ने तो उल्टा सवाल दाग कर उन सबके पेट पर लात ही मार दी थी। अब वे लोग आपस में विचार विमर्श करने लगे कि क्या किया जाए। एक ने कहा, चलो उन महात्मा जी से ही चलकर पूछ लेते हैं कि उनकी इस बात का क्या मतलब है। दूसरे विद्वान ने कहा, परंतु हमें तो पता ही नहीं कि वो महात्मा जी कहाँ रहते हैं, अब हम उन्हें कहाँ पर ढूंढें। तीसरे ने कहा, अब यहाँ पर आपस में बातें करने से कुछ नहीं होगा, उनको ढूंढने से ही पता चलेगा कि वो कहाँ रहते हैं। अब हमारे सुख के दिन चले गए हैं। उन महात्मा जी को ढूंढने के लिए हमें जंगलों में भटकना पड़ेगा। और फिर सभी 5 विद्वान जंगल की तरफ निकल गए। इधर इन विद्वानों पर ना तो राजा को भरोसा था और ना ही मंत्री को, जबकि रानी तो पहले से ही जानती थी कि ये विद्वान तो सिर्फ राज दरबार में जगह घेर कर बैठे हैं और सिर्फ बैठे बैठे तनख्वाह ही पा रहे हैं। राजा हर्षवर्धन को अब ये चिंता हो रही थी कि 2 दिन का समय बीतने में कितना वक्त लगता है। यदि महात्मा जी की बात का सही अर्थ ना मिला और उन्हें कोई ऐसी वैसी चीज दे दी तो वो नाराज हो जाएंगे। वहीं पर राजा हर्षवर्धन की बहन राजकुमारी पुष्पा भी मौजूद थी। जब उसने अपने बड़े भाई को परेशान देखा तो उसको चिंता में देखकर उसने मन में सोच लिया था कि वह इस सवाल का उत्तर आज शाम तक ढूंढ कर ही रहेगी और वो उत्तर अपने भाई को बता देगी। वो उसी समय अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर पास के ही एक जंगल में चली गई। मगर वहां पर जाना तो सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि राजकुमारी पुष्पा को अपने पश्चिम के ही राज्य सिद्धार्थगढ़ में जाना था। सिद्धार्थगढ़ के राजकुमार सत्यदेव से राजकुमारी कई बार शिकार के दौरान मिल चुकी थी और उसे बहुत ही पसंद करती थी। राजकुमार सत्यदेव भी राजकुमारी से विवाह करना चाहता था, परंतु राजकुमारी से अपने मन की बात वो अभी तक नहीं कर पाया था। राजकुमारी तो शिकार के बहाने से राजकुमार सत्यदेव से मिलने जाती थी, परंतु फिर भी वो राजकुमार से अपने प्रेम के बारे में नहीं कह पाई थी।
राजकुमारी ने अपना घोड़ा दौड़ाया और पहुंच गई सिद्धार्थ गढ़ के जंगलों में, जहां पर राजकुमार सत्यदेव पहले से ही मौजूद था। पुष्पा को देखते ही वो बहुत ही खुश हुआ। राजकुमार आज घर से ये सोचकर निकला था कि यूं रोज रोज छुप छुप कर मिलने की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं राजकुमारी के सामने आज विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। राजकुमारी पुष्पा को देखते ही राजकुमार ने उससे कह दिया, राजकुमारी, मैं आपसे प्यार कर बैठा हूं और आपसे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी पहले तो कुछ शर्माई और फिर बोली, राजकुमार, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी और मैं भी आपसे प्रेम करती हूं। मैं आपसे विवाह करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। आपको सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है। अगर आपने उस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं वादा करती हूं कि आपसे ही विवाह करूंगी। राजकुमार बोला, मैं आपके सवाल का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। राजकुमारी ने पूछा, राज, दरबार के अंदर एक मुट्ठी खजाना क्या होता है? राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, राजमहल में रखे हुए खजाने का दायरा बहुत बड़ा होता है। वो कभी एक मुट्ठी में आ ही नहीं सकता। ये एक मुश्किल सवाल है। इसका जवाब कोई साधारण इंसान नहीं दे सकता। इसका जवाब तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान चुका हूं। आपको अपनी रानी बनाने के लिए मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर खोज कर लाऊंगा, लेकिन मेरी आपसे ये प्रार्थना है, आप मुझे आज शाम तक का समय दीजिए, क्योंकि मेरा एक मित्र जो कि काशी से शिक्षा ग्रहण करके आया है, उसे वेद शास्त्रों का पूरा ज्ञान है। मुझे पक्का यकीन है कि इस सवाल का जवाब वो अवश्य ही दे देगा। अब मैं आपको आपके सवाल के जवाब के साथ ही मिलूंगा। आप कल मुझे अपने राज्य की सीमा पर मिलिएगा। इतना कहकर राजकुमार वहां से विदा लेकर चला गया। राजकुमारी भी अपने महल की तरफ लौट गई। राजकुमार सत्यदेव सीधा अपने मित्र के पास पहुंचा, जिसका नाम था बुद्धदेव, जो कि काशी के गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आया था। राजकुमार ने अपने मित्र से कहा, मित्र, आज मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। बस यूं समझ लो कि आज तक तुमने जो भी ज्ञान इकट्ठा किया है, आज उसकी परीक्षा है। बुद्धदेव ने कहा, राजकुमार, आपकी सहायता करना तो मेरा परम कर्तव्य है। बताइए, मैं किस तरह से आपके काम आ सकता हूं? राजकुमार बोला, मित्र, बात असल में यह है कि मैं अपने पश्चिम के राज्य में स्थित राज्य की राजकुमारी पुष्पा से प्रेम करता हूं और उनसे विवाह करने की इच्छा रखता हूं। लेकिन राजकुमारी ने मेरे सामने एक शर्त रखी है कि मुझे उसके एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। और प्रश्न यह है कि एक मुट्ठी अनमोल खजाना क्या है, क्योंकि वह महात्मा जी कल फिर से दरबार में आएंगे और उन्हें हर हालत में एक मुट्ठी अनमोल खजाना देना ही होगा, वरना वो राजा हर्षवर्धन को कोई भयानक श्राप दे देंगे। इसके बाद राजकुमार ने पूरे विस्तार से अपने मित्र बुद्धदेव को सारी बात बता दी। कुछ देर तक विचार करने के बाद बुद्धदेव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो कहने लगा, राजकुमार, मुझे आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है, परंतु मैं आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर नहीं दे सकता। आपको मेरे साथ महल के बगीचे में चलना होगा। और फिर दोनों दोस्त महल के बाहर बने हुए शाही बगीचे में पहुंच गए, जहां पर तरह तरह के फूल खिले हुए थे। कई प्रकार के फलों के पेड़ वहां पर लदे हुए थे, जो फलों से लदे हुए थे। वहां पर पहुंचकर बुद्धदेव ने कहा, राजकुमार, जिस अनमोल खजाने के बारे में आप पूछ रहे हैं, वो खजाना हर जगह मौजूद है। इस वक्त आप अनमोल खजाने के ऊपर ही खड़े हैं, और वो खजाना है ये मिट्टी, जिसके अंदर कई अनमोल खजाने भरे पड़े हैं। इसी के अंदर बनी हुई खदानों से अनमोल हीरे निकलते हैं। इसी मिट्टी के ऊपर किसान अपनी पैदावार करता है, जिससे फसलें पैदा होती हैं। आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए। ये फल, ये फूल सभी इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं। ये मिट्टी इन सब का निर्माण करती है। यहाँ तक कि सोना, चांदी, हीरा, ये सभी कुछ इस मिट्टी के अंदर से निकलते हैं। वास्तव में इस मिट्टी की कोई कीमत नहीं है। वो तो मनुष्य ने खुद अपने स्वार्थ के हिसाब से इनकी कीमतें तय कर रखी है, जबकि इस मिट्टी की कीमत कभी तय नहीं की जा सकती। क्या आप उस मिट्टी की कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं
जिस पर आपका महल खड़ा है? क्या उस मिट्टी की कीमत बता सकते हैं जिस पर पर्वत खड़े हैं, नदियां बह रही हैं? मतलब ये कि कुल मिलाकर ये अनमोल खजाना ये मिट्टी ही है। अगर आपको मेरे जवाब के बारे में जरा भी शंका है तो आप भी मुझसे और सवाल पूछ सकते हैं। मैं हर कठिन सवाल का जवाब दे सकता हूं। राजकुमार ने कहा, नहीं मित्र, अब मुझे तुम्हारे जवाब में कोई संदेह नहीं है। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ बसंत नगर की सीमा तक चलो और वहां से राजकुमारी के साथ उसके महल में जाओ। तुम ही राजा हर्षवर्धन को ये सारी बातें अपने तर्कों से समझा दो। बुद्धदेव अपने मित्र की इस बात पर सहमत हो गया और फिर कुछ ही देर के बाद वे दोनों बसंत नगर की सीमा पर थे, जहां पर राजकुमारी पुष्पा उनका इंतजार कर रही थी। इसके बाद राजकुमारी पुष्पा बुद्धदेव को लेकर राजा हर्षवर्धन के पास पहुंची और कहने लगी, ये हमारे पश्चिम में बसे हुए राज्य के एक बहुत ही बड़े विद्वान बुद्धदेव है। ये आपको एक मुट्ठी अनमोल खजाने का रहस्य समझा सकते हैं। उसके बाद बुद्धदेव ने कई तरीकों से कई तर्क देकर महाराज हर्षवर्धन को समझाया कि एक मुट्ठी खजाना कुछ नहीं बल्कि एक मुट्ठी मिट्टी है। राजा बुद्धदेव के तर्कों से पूरी तरह से संतुष्ट था। जब तीसरे दिन महात्मा जी राज दरबार में पधारे, जो कि असल में राजगुरु थे, तो वो गुस्से में तमतमाए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि राजा हर्षवर्धन उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। महात्मा के पधारने पर राजा ने उनका स्वागत किया और पूरे सम्मान के साथ उन्हें बैठने के लिए कहा। लेकिन महात्मा जी बोले, राजन, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे तो जल्दी से अपने महल के खजाने में से एक मुट्ठी अनमोल खजाना दे दो। राजा ने कहा, हाँ महात्मा जी, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अभी आपको आपकी मांगी हुई चीज दे देता हूं। और फिर राजा ने महात्मा जी की झोली में एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। ये देखकर महात्मा जी बहुत ही खुश हुए और राजा को आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। इसके बाद महात्मा के वेश में आए हुए राजगुरु सीधा राजा विलोचन के पास पहुंचे। उन्हें समझाते हुए कहने लगे, राजन, आपके कहने पर मैंने राजा हर्षवर्धन की परीक्षा ली और वो मेरी परीक्षा में एकदम खरे उतरे। इसीलिए अब आप मेरी मानिए तो उन्हें दामाद के रूप में स्वीकार कर लीजिए और उन्हें पूरे सम्मान के साथ अपने राज्य में आने का निमंत्रण भेजिए। राजा अपने गुरुदेव की आज्ञा को टाल नहीं सकता था। साथ साथ अब उसे इस बात की संतुष्टि हो चुकी थी कि उसकी बेटी ने एक सही निर्णय लिया था और अब समय आ गया है कि जब दोनों राज्यों की दुश्मनी को भुलाकर इस संबंध को एक मधुर संबंध में बदल दिया जाए। और फिर राजा ने अपने दामाद हर्षवर्धन को अपने राज्य में आने का न्योता भेजा। जब वे लोग वहां पर आए तो बड़ी ही धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। अब दोनों राज्यों के बीच में दुश्मनी खत्म हो चुकी थी। इस घटना के कुछ दिनों के बाद हर्षवर्धन की बहन राजकुमारी पुष्पा ने चंद्रप्रभा को राजकुमार सत्यदेव के बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे सत्यदेव की सहायता से ही उन्हें उन साधु महाराज के प्रश्न का उत्तर मिला था। और फिर सभी की सहमति से राजकुमारी पुष्पा का विवाह राजकुमार सत्यदेव के साथ कर दिया गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।